नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम कर रहे हैं पेपर 4 का सेक्शन सी मैथ बेसिक का। तो आपके मैथ के पेपर्स भी अपलोड होते जा रहे हैं। वेल, साइंस कंप्लीटेड है, एसएसटी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, गुजराती कंप्लीटेड है। तो आप वो वाली सीरीज सारे देख सकते हैं, आपके पास प्लेलिस्ट सारी की सारी अवेलेबल है। तो ये बच्चों, अब देखते हैं जल्दी से और झटपट से कि पेपर 4 में सेक्शन सी हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और उन्हें कैसे सॉल्व करने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा 38 नंबर क्वेश्चन। So this is a 38 question. Let's start with that. क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? Two rail tracks are represented by the equations x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Will the rail tracks cross each other? क्या वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? If yes, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बहुत सिंपल सी बात है, वो ये पूछ रहा है क्या ये दोनों क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का मतलब है कि क्या ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, तो इंटरसेक्ट वाला जो कंडीशन है वो लगा के अपन चेकआउट कर लेंगे। अगर इंटरसेक्ट होती है तो फिर आगे हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे इंटरसेक्ट हो रही हैं। सो बच्चों देखिए, सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम जस्टिफाई कर लेते हैं तो a1 क्या होगा? x के आगे क्या कोएफिशिएंट है? कुछ भी नहीं है तो 1। b1 y के आगे क्या है? 2। और c1 क्या है कांस्टेंट में? -4। यहाँ पे हम देख लेते हैं a2 2, b2 4 और C2 -12। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया क्या क्या है। चलिए अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर। a1 की जगह पर 1 अपॉन 2, ओके, देन इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो क्या है यहाँ पर 2 अपॉन 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 की जगह -4 -12। ओके, तो यहाँ पर तो a1 अपॉन a2 में 1 अपॉन 2 आएगा। यहाँ पे हम कट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या हो गया? 1 अपॉन 2। यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये आ गया 1 अपॉन 3। अब बेसिकली बेटा ये तो नॉट इक्वल टू आया, बट ये दोनों इक्वल टू आए। अब ये दोनों इक्वल टू आए तो ये हमसे पूछ रहा है विल द रेल लाइन्स, ओके सॉरी, ये हमसे पूछ रहा है विल द रेल ट्रैक्स क्रॉस ईच अदर, क्या वो आपस में क्रॉस करेंगे? पर वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं आपस में। ठीक है, वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं आपस में। तो बेटा जैसे कि ये आया तो ये एक्चुअली कंडीशन क्या हो जा रही है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये वाली कंडीशन हो रही है। जबकि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या है? वो है तीनों नॉट इक्वल। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन तो पैरेलल लाइन्स की हैं। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नो rail tracks do not cross each other, okay, as they are parallel। ठीक है, क्यों पैरेलल है? क्योंकि कंडीशन जो है वो पैरेलल लाइंस की है, इसके लिए। ठीक है, तो बेटा अब इन लोगों ने हमसे क्या सवाल पूछा है? इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर क्रॉस करती हैं तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब क्रॉस करती हैं तो बट ये तो क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम आगे कोई सॉल्यूशन निकालेंगे नहीं, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 balls for ₹3800। ठीक है, तो 7 बैट और 6 बॉल वो 3800 रुपीज़ में ख़रीद रहा है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, ऐसा खरीद रही है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो कोच है वो ख़रीद रही है 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपीज़ में। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, एक बैट और एक बॉल का हमें कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे अपन को 2 चीज़ें दी हुई है ना, एक बैट दी हुई है, एक बॉल दिया हुआ है, तो इन दोनों का कॉस्ट निकालना है, मतलब कि हमें एक्स और वाई सपोज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bet is ₹x
एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹5। इतना क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ बेटा, यहाँ पे देखो तो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। बैट के एक प्राइस को अपन ने क्या लिया है, एक्स। जैसे कि ये एक पेन है, इस एक पेन का प्राइस अगर 5 रुपये है, ठीक है, तो अगर 5 पेन आप खरीद रहे हो तो क्या करोगे, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे। चलो थोड़ा, ये एक पेन 5 रुपये की है और अगर आप 7 पेन खरीद रहे हो, 7 पेन खरीद रहे हो, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, एक पेन 5 रुपये की है तो 7 5 ज़ा 35 रुपीज़, ठीक है। मतलब आपने एक पेन का जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ पेन के साथ। यहाँ पे एक बैट का कॉस्ट कितना है, x रुपीज़। टोटल बैट्स यहाँ पे कितनी खरीद रही हैं, 7, तो हम क्या लिखेंगे 7x। प्लस सिमिलरली बॉल्स कितने हैं, 6, और बॉल के एक का प्राइस कितना है, y। मिला के कितना मिल रहा है अपन को, आई मीन कितना दे रहे हैं अपन, 3800। सिमिलरली शी बाइज 3 बैट। अगर 3 बैट खरीद रही हैं और 5 बॉल खरीद रही हैं तो उसका कॉस्ट कितना आ जा रहा है, 1750। तो हमें एक एक का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। सो बच्चों अपने पास 2 इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सी नाउ यू हैव द 2 मेथड्स, ओके। आप इधर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो और एलिमिनेशन से, ओके। तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर दूँ, ठीक है। सो अब ना एलिमिनेशन के अंदर बेटा मेरे पास जो ये 2 इक्वेशन आ जाती हैं, इसके अंदर मुझे किसी भी एक वेरिएबल को अकेला करना होगा, आई मीन सेम करना होगा, ठीक है। तो अब मैं किसको, या तो मैं x को निकालने का ट्राई करूँ या तो y को निकालने का ट्राई करूँ, कुछ भी कर लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। समझो कि मैं x को निकालना है, मुझे x को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है। हमें क्या करना होता है, हमें इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना होता है। मतलब x का जो नंबर होता है ना वो हमें दोनों में सेम चाहिए, तभी हम उसको निकाल सकते हैं। अब 7 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 की टेबल में 7 नहीं आता, हाँ, बट इन दोनों की टेबल में एक नंबर तो आता है 21, है ना, 7 3 ज़ा 21। तो हम इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 7 ज़ा 21x, 3 6 ज़ा 18y, 3800 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी 9 10 11, ठीक है। 7 से कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 35 0, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 50 51 52, 5 कैरी, 7 5 1 7 प्लस 5 1 2 50, ठीक है। माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 साइन आई, 1 2 3, मिडल वाले को छुपा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस में बेटा अभी आप बताओ मेरे को कि 35 में से 18 अगर माइनस करेंगे तो हमें कितना बच जाएगा, यस 17, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1200, ओके 12,000, ओके 12,250, 12250 में हम लोग माइनस कर लेते हैं 11400, कितना मिल जाएगा बेटा जी हम लोग को यहाँ पर 8500, ठीक है। अच्छा अब देखना यहाँ पर, जैसे मैंने साइन को छुपा दिया ना तो प्लस माइनस माइनस किया। अब आप यहाँ पे देखो 35 इज़ अ ग्रेटर नंबर और इसकी साइन क्या है, माइनस की। अब लोग मैम प्लस की है ना, क्या मजाक कर रहे हो, नहीं 35 की शादी हो गई, शादी होने के बाद जैसे लड़की की सरनेम चेंज हो जाती है ना, उस तरीके से माइनस प्लस करने के बाद सेकंड वाला जो नंबर होता है मिडल वाला, मतलब ये वाला, ठीक है, उसकी साइन चेंज हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। तो अब नई साइन क्या है, माइनस की। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, ठीक है 12250, अब ये वाला नंबर ग्रेटर है, इसकी साइन क्या है, माइनस की, माइनस लगा दिया, ठीक है। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 17y इज इक्वल्स टू 8500, y इज इक्वल्स टू 8500 डिवाइड बाय 17, ओके सॉरी 850, ओके। सो 850 डिवाइड बाय 17 करें हम लोग तो हमें मिलेगा 50। तो y कितना आया, 17 1 ज़ा 17 5 ज़ा होता है ना 50, ठीक है। तो y कितना आया 50 आ गया। अब ये y की वैल्यू हम लोग इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी।
मैं पेज टर्न कर रही हूँ। ओके, क्या हो जाएगा? नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी? 7x प्लस 6y is equals to 3800. So 7x plus 650 is equal to 3800. So therefore 7x plus 300 is equals to 3800. So therefore 7x is equals to 3800 minus 300. 7x equals to 3500. X equals to 3500 divided by 7. Okay, so x equals to 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35 500, तो x इक्वल्स टू ₹500। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹500, x था ना वो, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹50। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन 40। नाउ 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बेटा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24, ओके पहले AP लिख देती हूँ मैं, क्या है 24 21 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ठीक है, तो सम आपको दिया हुआ है, मतलब आपको SN दिया हुआ है 78, और कहता है कि 78 प्लस करने के लिए आपको कितने टर्म्स लेने पड़ जाएंगे, मतलब आपको क्या निकालना है? N निकालना है। बेहद आसान क्वेश्चन। देखो बेटा, तो यहाँ पर AP के हिसाब से A 24, D क्या होता है? A2 माइनस A1, मतलब कि 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा? -3। N निकालना है, SN दिया हुआ है, तो SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, SN 78, N अपॉन 2 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, A की जगह पर 24 प्लस N माइनस 1, D की जगह पर -3। ठीक है, सो 78 इज इक्वल्स टू N अपॉन 2, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48। अब देखो, माइनस प्लस माइनस 3N, आई मीन 3 इंटू N 3N माइनस 3, सो माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ओके, डन। सो नाउ 78 इज इक्वल्स टू N अपॉन 2, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 52 माइनस 3N। ओके, अभी 2 को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख देती हूँ। 78 इज इक्वल्स टू N अपॉन 2, 52 माइनस 3N। ओके, 48 प्लस 3 9 10 11, ओके 51। ठीक है, 51। अब 2 को यहाँ पे ले लो, तो 78 इंटू 2 इज इक्वल्स टू N, 51 माइनस 3N कितना हो जाएगा? 16। 156 इज इक्वल्स टू N, 51 माइनस 3N। ठीक है, सो N को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 156 N इंटू 51, 51N माइनस 3N स्क्वायर, ये दोनों टर्म यहाँ पे ले लेते हैं, तो 156 माइनस 51N प्लस 3N स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों लिया? क्योंकि ये देखो बेटा N स्क्वायर है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, तो इसको स्प्लिटिंग से तो सॉल्व करना पड़ जाएगा। अब ये माइनस में है तो फिर नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए इसको प्लस में करने के लिए मैंने दोनों टर्म्स को यहाँ पे ले लिया। ओके, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मैं क्या लिखूँगी? 3N स्क्वायर माइनस 51N प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब इसको हमें स्प्लिट करना होगा, हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 156 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी,
3 5 ज़ा 15, 16, 1 कैरी 468। 468 के बेटा फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1 कैरी 7 ज़ा 3 9 10 11। ओके 3 का टेबल लगेगा। 3 3 ज़ा 9 10 11 2 39। ओके फिर 3 का टेबल लगेगा 13 13। ओके अब हमें क्या चाहिए बेटा 51 चाहिए। ठीक है हमें यहाँ पे मिडल में 51 चाहिए। तो चलो चेकआउट कर लेते हैं कि हमें 51 कैसे मिलेगा। 2 2 ज़ा 4। ओके 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 और 13 प्लस करेंगे तो नहीं 51 तो कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो ये वाला कैंसिल है। ठीक है ये वाला कैंसिल हो जाएगा। चलो आगे चेकआउट करते हैं हम लोग क्या हो जाएगा आगे। यहाँ पे ओके 13 3 ज़ा 39। ठीक है 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 तो 9 10 11 1 कैरी 5 आ गया। क्लियर। तो मैंने क्या किया ये दो फैक्टर्स लिए मैंने, मतलब कि 39 हो गया 13 3 ज़ा, और फिर ये तीन फैक्टर्स को अकेले ले लिए 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 39 और 12 प्लस करो तो आपको 51 मिल जा रहा है। ओके तो दिस इज़ द राइट फैक्टर। देखो इससे अपन को ट्राई एंड एरर में फॉर्म रहता है। ठीक है तो चलो सो 3n स्क्वायर माइनस की साइन है, माइनस की साइन ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया 39 39n माइनस प्लस माइनस ये क्या हो गया 12n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। 3n कॉमन निकलेगा इन दोनों में से। ठीक है तो क्या हो जाएगा n माइनस 13। यहाँ से 12 कॉमन निकलेगा क्या हो जाएगा n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो देयर फोर n माइनस 13 एक ब्रैकेट आया और 3n माइनस 12 दूसरा ब्रैकेट आ गया। ठीक है तो n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स n इक्वल्स टू 13 और 3n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स n इज इक्वल्स टू, देखो 12 वहाँ पे जाएगा तो प्लस में आ गया और ये 3 डिवाइड में 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है इसका मतलब कि हमारे पास n की दो वैल्यू आ रही है। सो thus the terms of AP to give sum 78 is n is equals to 4 और n is equals to 13। ठीक है बेटा। now बच्चों 41 क्वेश्चन। if a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively। ओके तो अपने पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक a दिया हुआ है -2 और b दिया हुआ है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the segment AB। अब P जो है वो AB में कहीं पे लाई कर रहा है और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब कि इसका हमें x और y निकालना है। ठीक है एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है बेटा AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB है ना। तो अब अगर मैं AB को नीचे ले लूँ यहाँ पर तो AP/AB इज इक्वल्स टू 3/7 हो गया। क्लियर। AP कितना दिख रहा है 3, तो AP कितना दिख रहा है 3, ये 3 लिख दिया मैंने। AB कितना है 7, ये पूरा AB कितना है 7, तो इतना पोर्शन कितना हो जाएगा AP 3 है तो PB कितना हो जाएगा 7 में से 3 निकाल दो कितना बचेगा 4, मतलब कि ये क्या हो गया 4। समझ में आया ना पूरा प्लस पूरी लाइन अपन को दी हुई है 7 की, यहाँ पे एक पोर्शन दिया हुआ है 3 तो दूसरा पोर्शन माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना 4 आ गया। अब ये है क्या, ये तो बेसिकली रेशियो हो गया ना, तो M और N हमें दिया हुआ है 3 और 4। ओके A जो हो गया वो x1 y1 ले लेती हूँ मैं और B जो हो गया वो x2 y2 ले लेती हूँ मैं। अब सीधी सी बात है मैं कोऑर्डिनेट्स निकालने मतलब वी हैव टू अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है Px, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है सो देयरफॉर Px, y इज इक्वल्स टू, अब m क्या है, m क्या है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में x क्या है x2 क्या है 2 प्लस n क्या है
4, x1 क्या है -2 अपॉन 3 + 4, ठीक है, कॉमा m क्या है 3, y2 क्या है -4 प्लस n क्या है 4 और y1 क्या है -2 अपॉन 3 + 4। वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से और आराम से सब्स्टिट्यूट किया करो, क्योंकि माइनस माइनस की साइन होते हैं तो गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। फिर तो आसान होता है, पर क्या यहाँ पे अगर हम हड़बड़ाहट करेंगे ना, जल्दी जल्दी करेंगे तो कहीं माइनस छूट जाएगा, कहीं क्या हो जाएगा, तो इसके लिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप, ठीक है बेटा। चलिए, सो 3 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8 अपॉन 7, कॉमा 3 × -4 -12 प्लस 4 × -2 -8 अपॉन 7, ठीक है। ओके, पी एक्स कॉमा वाई 6 × -8 -2 हो जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा -12 प्लस माइनस -8 अपॉन 7। सो देयरफॉर पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 7, और ये क्या हो जाएगा -20 अपॉन 7, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो दस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एक्स वाई है ना, और अपन को यही वैल्यू मिल गई कॉमा वाली, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -2, 7 एंड -20, 7, ठीक है बेटा। आंसर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्या कह रहा है, 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर A, B and C दिया हुआ है अपने को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टाइसेस, मतलब कि D का निकालना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 1, 2, ठीक है। B के दिए हुए हैं 2, 4, C 5, 9, और D नहीं है तो इसको x, y, ठीक है, डन। अब बेटा कभी भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हो ना तो हमें जाना है सेक्शन फॉर्मूला में, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाए यहाँ पर, तो देखो बेटा पैरेललोग्राम के अंदर एक मस्त आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। डायगोनल्स O पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने BD ड्रॉ कर लिया और मैंने AC ड्रॉ कर लिया। ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इक्वल काटना। इक्वल काटना तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा तो BD का O जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। AC का जो मिड पॉइंट है वो भी O कहलाएगा, मतलब O जो है वो AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है ना। मतलब कि O के जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो सेम ही आएंगे दोनों के लिए। बात समझ में आई। हमें O के कोऑर्डिनेट्स ही निकालने, इतना कोई लंबा नहीं करना, उसका टेंशन मत लो, बट इतना तो क्लियर है कि O जो है वो मिड पॉइंट है। सो दैट वी कुड से हियर, सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, मिड पॉइंट का आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, x1 + x2 होल अपॉन 2 और y1 + y2 होल अपॉन 2, याद है। बस वही चीज़ करनी है अपने को। अब AC को ध्यान में दें अपन, ये रहा AC, ठीक है। तो AC के लिए जो A है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेती हूँ और C वाले को x2 y2 ले लेती हूँ, ठीक है। सिर्फ AC पे फोकस करना, क्योंकि पहला अपन को AC दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। सो देयरफॉर x1 क्या ले लूँ मैं 1 और x2 क्या ले लूँ 5 अपॉन 2, y1 क्या है 2 और y2 क्या है 9 अपॉन 2। इतना क्लियर हो गया, इक्वल्स टू। अब मिड पॉइंट ऑफ BD सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग BD के लिए B को x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 क्या है 2,
प्लस x2 d का अपॉन 2, y1 क्या है 4 और y2 d का अपॉन 2, ठीक है, क्लियर, ओके। सो देयरफॉर 1 + 5 6 अपॉन 2, 9 + 2 11 है ना, 11 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 + x2 अपॉन 2 और 4 + y2 अपॉन 2। अच्छा, हम लोगों ने एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स जो d है उसको x और y माना है ना, तो यहाँ पे मैं x और y आगे चल के रिप्लेसमेंट में डाल देती हूँ। तो अब ना ये x वाला फॉर्म है और ये x वाला फॉर्म है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर पहला x कोऑर्डिनेट होता है, तो यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट है, तो इनको इक्वेट कर लिया, मतलब एक साथ लिख दिया। तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 + x अपॉन 2। मैंने x2 की जगह x लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट्स को x माना है और y माना है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया यहीं पर ही। सेम डिनोमिनेटर होता है, इक्वल टू में तो काट सकते हैं, ठीक है। बच्चे मुझसे पूछते हैं ऐसे कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 2 का यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 = x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। सिमिलरली यहाँ पे y के लिए ले लेते हैं 11 अपॉन 2, 4 + y अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, 11 इज इक्वल्स टू 4 + y, सो देयरफॉर 11 - 4 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 11, हाँ 7 हो गया, ठीक है। सो 6 7, सो दस coordinates of d x y is 4, 7, ठीक है बेटा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 क्या कह रहा है बेटा 43, P is a point lying in the exterior of a circle with center O, okay, P is a point lie exterior circle with center O, tangents from P to the circle touches the circle at Q and R। P से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो सर्कल को Q और R पे टच कर रहा है। देन प्रूव दैट PQ इज इक्वल्स टू PR प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन बेसिकली दिया हुआ है PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, ओके, एंड P is a point lies exterior of circle, ठीक है, सर्कल के बाहर है। We have to prove PQ is equals to PR, ठीक है, प्रूफ लेना है अभी हमें। देखो अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो देखो बेटा, ज्वाइन OQ एंड OR ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने, ओके। ऑल्सो ज्वाइन OP को भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, डन। नाउ बेटा देखो, हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस जब आपस में एक पॉइंट पे मिलते हैं ना तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, ये चीज़ पता है ना हम लोगों को। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट radius is perpendicular to tangent, so therefore OQP and ORP is equals to 90 डिग्री। इसको मैंने 1 नंबर डाल दिया, ठीक है। अब आपको 2 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल अपन कंसिडर करेंगे। नाउ consider triangle OQP and triangle ORP। अब देखो बेटा, सबसे पहले 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंसी में जाएगा, 90 अपन ने हमें प्रूव कर भी लिया, तो OQP इज इक्वल्स टू ORP बिकॉज 1 हमने बता दिया 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, दूसरा OP कॉमन साइड हो गई दोनों ट्रायंगल में, तो OP इज इक्वल्स टू OP,
कॉमन साइड। ओके, अब तीसरा ओ क्यू रेडियस है, ओ आर रेडियस है, तो ये दोनों का तो वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर बिकॉज रेडिया है। तो क्या हो जाएगा, देखो दो साइड आ गया और एक एंगल आ गया, पर ये कैसा है ना, ये देखो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड लिया है ना हम लोगों ने, मतलब कि ये हो जाएगा आर एच एस, ठीक है। ये किसके थ्रू हो जाएगा, आर एच एस के थ्रू हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय आर एच एस रूल ट्रायंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी, ठीक है। सो देयरफॉर बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हो ना, तो बाकी उसके जो भी पार्ट्स होता है उसको इक्वल बोल सकते हो। तो हम लोगों ने बेटा जी ये वाला ट्रायंगल और इसको इक्वल बता दिया, तो अभी हमें क्या बताना है कि ओ पी और पी आर इक्वल है। तो ओ पी और पी आर इन्हीं दो ट्रायंगल के पार्ट्स हैं ना, तो हम उसको बिना प्रूव करके इक्वल बोल सकते हैं। तो जब आप बिना प्रूव करके किसी को इक्वल बोलते हो तो उसको हम कहते हैं सीपीसीटी। सो देयरफॉर बाय सीपीसीटी पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, प्रूव्ड, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट 44। ओके, तो वो क्या कह रहा है 44, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 13 एंड 12 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, एक का रेडियस 31 है, तो कैपिटल रेडियाई 13 सेंटीमीटर और स्मॉल रेडियस 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विथ द स्मॉलर सर्कल। अभी क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, ऑलमोस्ट ये हर पेपर में दे रहे हैं। तो अभी ये जो बच्चे मेरा वीडियो पहले से देखते हुए आएंगे, अब ये तो आप लोग पॉज कर लो, इसको खुद सॉल्व करो, फिर चेकआउट कर लो कि आंसर सही आया कि नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इतनी बार मैं इसको सिखा चुकी हूँ। अब ये है हमारे पास कॉर्ड लार्जर सर्कल के लिए, ठीक है, तो इसको हमने ए बी नाम दे दिया, ये सर्कल का सेंटर है। ओके, तो जब इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे आएगा तो समझो कि ये एम पे टच कर रहा है ना। तो ये छोटे सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल है, तो उसका रेडियस कितना है 12। ये ग्रेटर सर्कल का रेडियस हो जाएगा कितना है 13, ठीक है। ओके, ना बेटा देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे as we know that radius is perpendicular to tangent, तो इसके हिसाब से OM इज परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा, बिकॉज छोटे सर्कल के लिए AB जो है वो टेंजेंट की तरह है। ओके, बिकॉज AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, बट छोटे के लिए टेंजेंट हो जा रहा है ना, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारा हो गया, तो परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री आ गया। अब 90 आ गया तो साफ साफ अपन बोल सकते हैं पाइथागोरस से हम लगा के हमें AM मिल जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा, इन ट्रायंगल OMA, अब ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। सो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। So therefore OA is 13 square is equals to AM, और OM कितना है 12 स्क्वायर, है ना, 12 स्क्वायर। So therefore 169 is equals to AM स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 is equals to AM स्क्वायर, ठीक है। So therefore कितना हो जाएगा 25 is equals to AM स्क्वायर। So AM is equals to 25 का रूट, so therefore AM is equals to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम पर हमें तो कहा है AB निकालो, है ना, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो हमें कॉर्ड का तो AB निकालना है और हमने निकाला है AM, तो अब क्या करें। तो देखो बेटा, अब ना एक और रूल आता है, वही आता है कि सर्कल में जब कॉर्ड है ना, और सेंटर से जब एक लाइन जाती है ना,
तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, समझे। तो इसको इक्वली डिवाइड करेगी। तो अगर ए एम की जो वैल्यू आई वही वैल्यू एम बी की भी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो ए एम का डबल है ना। तो हम क्या लिखेंगे, here AB is double of AM because a line passes through center bisects the chord, वो chord को bisect करती है इसके लिए। So therefore AB is equals to 2 into 5, so therefore AB is equals to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फॉर द फॉलोइंग डेटा इफ द मोड ऑफ द डेटा इज गिवन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोड दिया 39। अच्छा, मैं फटाफट से ये टेबल पहले बना दूँ। ओके बच्चों, सो ये रही टेबल। ओके, तो हमें यहाँ पे एफ निकालना है और हमें मोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम लोग को, मोड 39। ठीक है, अब बेटा मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच, ये फॉर्मूला रहता है। अब इनकी वैल्यूज़ पहले ले लेते हैं। अब हमें पता है कि इनकी वैल्यूज़ के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ता है F1 से, है ना, पॉइंट क्लियर है ना। अब F1 अपन क्या बोलते हैं, F1 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब बेटा जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें तो 7 लग रहा है, बट ये F जो है क्या ये 7 से ज़्यादा हो तो फिर, अब वो तो कैसे बोले हम लोग, अब वो तो समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम F1 से तो लेंगे नहीं, तो क्या करें, देखो हमें मोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 39। अब आप देखोगे ये जो क्लास इंटरवल में 39 कब आएगा, किसके बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये वाला अपन को लॉक कर देना है। ठीक है, ये वाला अपन ने लॉक कर दिया। तो इस हिसाब से L क्या हो जाएगा 35, F ये F1 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से जो भी हम लोग क्लास लॉक करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होती है। तो ये F1 7, तो F नॉट उसके पहली वाली F है और उसके नीचे वाली क्या हो जाएगी 4। ठीक है, H कितना आ गया, H कितना गैप है 10 का, 10, दैट्स इट, सारी वैल्यूज आ गई। पता चला बेटा हमने क्या किया, क्लियर हुआ ना आप लोगों को। ठीक है, तो किस तरीके से हमने ये लिया, क्लियर हो गया ना। जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो आपको मोड देखना है, मोड का जो भी वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगा उसको आप चेकआउट कर लीजिए। और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग देखिए तो जो आपने मॉडल क्लास ब्लॉक कर दिया उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 माना जाएगा, बाकी आप F0 F2 उस हिसाब से निकाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब अपन वैल्यू सप्लाई कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, L की जगह पर 35 दिख रहा है, हाँ 35 प्लस F1 7, F0 की जगह पर F 2 इंटू 7 माइनस F और F2 की जगह पर 4 मल्टीप्लाई बाय H 10। ठीक है, और Z की जगह पर 39। ओके, ये 35 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो 39 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 7 माइनस F अपॉन 7 टू ज़ा 40, 14 माइनस F माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना बचेगा 4। 4 इज इक्वल्स टू 7 माइनस F, 4 माइनस 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस F इंटू 10। ठीक है, ये 10 काटने मत बैठना, ओके, ऐसा कटिंग नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। 4 10 माइनस F इज इक्वल्स टू 7 माइनस F मल्टीप्लाई में 10। चलो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 4 इंटू 10 40, 4 इंटू F 4F, 7 इंटू 10 70 माइनस 10F। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 70, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको वहाँ पे ले लेती हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस 10F माइनस F वहाँ पे गया तो प्लस 4F। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 3F, माइनस माइनस कैंसल, 30 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू F। ठीक है, तो F क्या आ गया हमारे पास, सो देयरफॉर
f इज इक्वल्स टू 10। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 10। बच्चों -10 + 4 कितना हो जाएगा -6, है ना। 10 में से 4 गया 6 बचता है। ओके तो यहाँ पे भी 6 आया। ओके तो 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा। ओके तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 5। ओके अब जल्दी जल्दी में देखो हम टीचर भी मिस्टेक कर लेते हैं। ओके 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन। ओके क्या कह रहा है 46, 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ओके अब पहले तो 3 कॉइन्स हैं हमारे पास, तो पहले अब उनकी निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी। ओके सो 3 कॉइन्स, सो देयरफॉर उनके आउटकम्स क्या आ जाते हैं। देखो आउटकम्स में टोटल इसके 8 आउटकम आते हैं, ठीक है। HHH, HHT, HTH, ओके THH, TTH, TTT। 1 2 3 4 5 6, 2 और आने चाहिए। ओके क्या हो जाएगा HTH, ओके THT, HTT, ठीक है बेटा। अब ये जो आउटकम्स है ना, मैंने आपको ये वाले आउटकम्स कैसे निकालने हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वाले भी समझ में बताए हुए हैं, और मैंने आपको जो फॉर्मूला की पूरी लिस्ट समझाई थी उसमें मैंने बताया था कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ी चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो जो बच्चे मुझे फॉलो करते आ रहे हैं डे 1 से, तो उनको पता है कि मैम ने हमें ये चीज़ सिखा दी है। ओके और जो नए बच्चे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप फॉर्मूला वाली जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देखना बेटा। वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बनाई है, जहाँ पे आपको डिटेल में हर एक फॉर्मूला ऐसे एक्सप्लेन किया कि आपको ऑन द स्पॉट लर्न भी हो जाएगा। वेल तो हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स हैं। ओके अगर ये चेक भी करना हो ना तो उसके लिए फॉर्मूला भी होता है 2⁻n। अब बेसिकली 3 कॉइन्स हैं, ठीक है। 3 कॉइन्स है इसके लिए 2⁻3, तो कितना हो जाएगा 8। तो टोटल कितने आउटकम्स है 8। ये भी फॉर्मूला है जिसमें हम चेकआउट कर सकते हैं कितने आउटकम अपने निकलेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है हम लोगों से, फर्स्ट देखते हैं। ओके क्या कह रहा है इवेंट ए इवेंट पे क्या कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स। अब देखो एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, ठीक है। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब इससे ज़्यादा भी हो तो चलेगा। तो आपको वो देखना है जहाँ पे 2 हेड कम से कम होने चाहिए। तो एक तो ये रहा, अच्छा उससे ज़्यादा भी तो चलेगा ना, तो ये भी ले सकते हैं हम लोग, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और कहीं पे है नहीं। तो कितने आ रहे टोटल 4 आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एटलीस्ट 2 हेड्स कितने हैं 4। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 4/8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो कितना आया 1/2। बी इवेंट में देख लेते क्या पूछ रहे हैं हमसे, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, सिर्फ 2 हेड्स ही होने चाहिए। तो 2 हेड में ये हो गए 2 हेड, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 3 आ गए, ठीक है। तो कितने हैं आउटकम्स 3। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू 3/8। थर्ड क्या कह रहा है इवेंट सी एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, उससे कम हो तो भी चलेगा, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब क्या है मैक्सिमम 1 हेड, तो मैक्सिमम 1 होना चाहिए, उससे कम हो तो चलेगा। अब मैक्सिमम 1 में देखो ये वाला हो गया 1 2 3, और नहीं भी हो तो चलेगा 4, ठीक है। मतलब कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना हो गया 4। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सी इज अगेन 4/8, दैट इज 1/2। सो
आंसर। ठीक है बेटा, आया समझ में? क्लियर? सो यहाँ पे बच्चा जी आपके ख़त्म हो जाता है पेपर 4 का सेक्शन सी। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थोड़ी सी मुझसे गलती होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है, नहीं होना चाहिए था। वेल, तो आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सेशन में आपको बहुत जल्दी से प्रोवाइड कर लेती हूँ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।